नमस्कार दोस्तों, आज के संपादकीय में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे प्रियंका गांधी पर। प्रियंका गांधी ने अपने संसदीय जीवन का सांसद बनने के बाद पहली बार वो संसद में बोली और पहली बार वो जब बोली तो संविधान पर बोली, संविधान पर चर्चा थी। तकरीबन 30 से 32 मिनट के अपने भाषण में प्रियंका गांधी ने देश में 10 सालों में जो कुछ हुआ है वो सब देश के सामने रख दिया, बता दिया। और भारतीय जनता पार्टी के सामने प्रियंका गांधी आईने की तरह खड़ी हो गई, कई सवाल उठाए, कई आरोप लगाए। प्रियंका गांधी का पहला भाषण किस तरीके से रहा और पत्रकार इसको किस तरीके से देख रहे हैं, हमारे साथ भरत जी मौजूद हैं। भरत जी ने पूरे भाषण का एक एक बारीकी को समझा है, देखा है। भरत जी, प्रियंका गांधी का ये पहला भाषण है संसद के अंदर। अब तक हमने उनको सड़क पर देखा, भाषणों में देखा, लेकिन संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर प्रियंका गांधी को आपने देखा। सबसे पहले तो मैं आपका पहला रिएक्शन चाहूंगा प्रियंका गांधी के इस पूरे भाषण पर, और फिर हम तमाम मुद्दों पर भी दर्शकों के लिए आसान भाषा में बात करेंगे। क्या लगता है प्रियंका गांधी के भाषण को देखकर? देखिए चंद्रकांत जी, जब कोई पहली बार संसद के भीतर आता है और भाषण देने खड़ा होता है तो कितना भी बड़ा नेता हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस उसका हिला हुआ होता है, नर्वसनेस होती है। लेकिन प्रियंका गांधी जब खड़ी हुई तो उन्होंने बोलना शुरू किया तो आप कह सकते हैं एक वर्ड में कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया। प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी के पिछले 10 साल के कार्यकाल पर ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला कि किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अमित शाह सर ऐसे करके नीचे करके सुन रहे थे, राजनाथ सिंह भी चुपचाप सुन रहे थे। प्रियंका गांधी के भाषण में क्या था? एक तो था उनके फैक्ट्स एकदम मजबूत थे। प्रियंका गांधी कोई चिल्लम चिल्ली नहीं कर रही थी, प्रियंका गांधी चीख नहीं रही थी, या प्रियंका गांधी कुछ ऐसा नहीं कर रही थी कि जिससे उनकी गरिमा को ठेस पहुंचे या कोई ये कहे कि आप गलत कह रही हैं। प्रियंका गांधी बहुत सधे हुए लहजे में इंदिरा गांधी की तरह भाषण दे रही थी, कह रही थी, और एक एक बात पर, एक एक लाइन पर भारतीय जनता पार्टी को घेर रही थी। चाहे उन्होंने सुनाई एक भेष बदलने वाले राजा की कहानी, जो भेष तो बदलता है लेकिन जनता के बीच नहीं जाता है। प्रियंका गांधी ने एक भेष बदलने वाले राजा की कहानी सुनाई, नरेंद्र मोदी को सीधा टारगेट किया, सीधा हमला, तीखा हमला। ऐसा भी नहीं है कि दूर से कान पकड़े हो, साइड से मारा हो, सीधा नरेंद्र मोदी पर हमला। उन्होंने कहा मैं तो नहीं हूँ अध्यक्ष महोदय, मैं तो नई हूं, 15 दिन से आ रही हूं संसद। 15 दिन में नरेंद्र मोदी जी मुझे संसद में सिर्फ एक बार दिखाई दिए, 8-10-15 मिनट के लिए, उसके बाद नहीं दिखाई दिए। वो तो प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर तो जिम्मेदारी है। लेकिन आप ये देखिए कि प्रियंका गांधी ने इस तरफ ध्यान आकर्षित किया लोगों का कि नरेंद्र मोदी संसद नहीं आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी राज कपूर की फैमिली के साथ में बैठकर चिटचैट कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, नरेंद्र मोदी पिक्चर देख रहे हैं बैठकर, लेकिन नरेंद्र मोदी के पास संसद आने का समय नहीं है। लोगों का ध्यान इस तरफ उन्होंने आकर्षित किया। दूसरा, आप देखेंगे कि जिस अडानी के मुद्दे पर संसद में हंगामा हो जाता है, अडानी का कोई नाम ले लेता है तो माइक बंद कर दिए जाते हैं, अडानी का कोई नाम ले लेता है तो संसद स्थगित हो जाती है, नथिंग गोइंग ऑन रिकॉर्ड, नथिंग गोइंग ऑन रिकॉर्ड शुरू हो जाता है। प्रियंका गांधी ने बड़ी चतुराई से, बड़ी चालाकी से, बड़ी सहजता से अडानी का नाम भी लिया, अडानी का नाम मोदी के साथ जोड़ा भी, और अडानी के ऊपर हमला भी किया। प्रियंका गांधी के अलावा अगर कोई नेता इस तरीके से करता तो फिर हो सकता था कि बवाल होता, लेकिन प्रियंका गांधी ने बहुत चालाकी से ये किया, और उसके बाद भी वो आगे बढ़ती गई। पूरा भाषण उन्होंने दिया, उन्होंने शुरुआत की, इंदिरा गांधी के बारे में भी बताया कि आप 75 साल रटते रहते हैं, अपना भी तो बताइए। अगर आप में हिम्मत है भाई, कांग्रेस ने तो बोला कि भाई 75 साल जो हुआ था इमरजेंसी वाला वाकया, वो वाकया ठीक नहीं था। प्रियंका गांधी ने कहा हमने तो माफ़ी मांगी, आप भी माफ़ी मांग लीजिए, आप भी माफ़ी मांग लीजिए। उनका कहने का जो अर्थ तात्पर्य था वो ये था कि गुजरात में 2002 के लिए आप भी माफ़ी मांग लीजिए। उनकी भाषा इतनी संतुलित थी, इतनी सधी हुई थी कि सत्ता पक्ष को कोई लूप पॉइंट पकड़ कर हंगामा करने की वो जगह नहीं दे रही थी। उन्होंने कहा आप भी माफ़ी मांग लीजिए। उन्होंने नाम नहीं लिया, ना गोधरा का नाम लिया, ना गुजरात का नाम लिया, ना 2000। उन्होंने कहा कि हमने माफ़ी मांग ली, आप भी माफ़ी मांग लीजिए। फिर उन्होंने कहा एक बार ईवीएम हटाकर, एक बार जो है बैलेट पेपर से चुनाव करा कर देख लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मीन्स कि उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के दौरान
जो चुनाव हुए उसमें इंदिरा गांधी को बहुत बुरी शिकस्त मिली, हार मिली। आपने पिछले 10 साल में और 2000 से जो इस देश में कर रहे हैं वो करने के बाद आप भी एक बार ईवीएम हटा कर देख लीजिए, आपको भी आटे दाल का भाव मालूम चल जाएगा। प्रियंका गांधी ने ये कहने की कोशिश की और भी तमाम सारी बातें प्रियंका गांधी ने कहीं, और उसके बाद वो राहुल गांधी के पास आई, आगे की सीट पर बैठी, राहुल गांधी से मंत्रणा की कि जो बोला ठीक बोला या नहीं बोला, पहली बार बोला। राहुल गांधी ने भी संसद से बाहर निकल कर ये कहा कि प्रियंका गांधी ने मुझसे भी बढ़िया भाषण दिया है, मुझसे भी बेहतर भाषण दिया है, मुझसे भी बेहतर बोली है। अब हम अपने चैनल पर उनके बयान तो दिखा ही रहे हैं कि क्या उन्होंने बोला, कैसे बोला, लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि प्रियंका गांधी के आज के भाषण से ये तय हो गया है कि राहुल गांधी को संसद में अखिलेश यादव के बाद एक ऐसा वक्ता मिल गया है जो संसद में विपक्ष की तरफ से भारतीय जनता पार्टी से बराबरी से लड़ सकता है। एक दौर था जब संसद के भीतर महिला वक्ताएं अच्छी हुआ करती थीं, पहले थीं। बीच में महिला वक्ताओं की ज़ुबान जो है वो उनकी ज़ुबान पर जहर व्याप्त हो गया। वो जब बोलती थीं तो ऐसा लगता था जैसे जहर उगल रही हैं। वो जब बोलती थी तो ऐसा लगता था संसद सर पर उठा ले रही हैं सिलेंडर की तरह। तो ऐसी वक्ताएं आई बीच में जो सिर्फ चापलूसी में, वक्ता अच्छी थी लेकिन चापलूसी उनके सर पर सवार थी। अब धीरे धीरे वो दौर आ रहा है कि विपक्ष के भीतर भी एक समय था, विपक्ष में सुषमा स्वराज जैसी नेता बैठती थी और भी नेताएं बैठती थीं जो अच्छा ओजस्वी बोलती थीं, लेकिन अब प्रियंका गांधी की ये सहजता और सरलता देखकर ये लग रहा है कि वो संसद के भीतर हमले तो करेंगी लेकिन एक सधे हुए अंदाज में, जैसे वो भाषण देती हैं। उन्होंने अपने भाषण से ये दिखा दिया है कि आगे सत्ता पक्ष की राह बहुत आसान होने वाली नहीं है। अभी राज्यसभा में सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है, संसद में अभी पास होना है बिल एक देश एक चुनाव वाला। वो बिल पास होना बड़ा मुश्किल है कि जितने मेरे सूत्र कह रहे हैं बिल भी पेश किया जाएगा, आएगा तो फिर जेपीसी में भेज दिया जाएगा, फिर भी 2/3 सांसदों की आवश्यकता होगी। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 293 है, लेकिन 293 से ज़्यादा सांसदों की 2/3 सांसदों की आवश्यकता होगी इसको पास कराने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी की राह वैसे भी मुश्किल नहीं है, बैसाखियों पर है। और प्रियंका गांधी के आने के बाद विपक्ष में एक प्लस पॉइंट जुड़ा है और प्रियंका गांधी जैसा ओजस्वी वक्ता उनको मिला है और जनता की समस्याएं उठाने वाला एक सांसद उनको मिला है। एक बात और कहूँगा, बात को ख़त्म करूँगा। प्रियंका गांधी ने जब अपनी बात शुरू की संसद के भीतर तो उन्होंने छोटे छोटे उदाहरण कोट करने शुरू किए, एक एक आदमी का, जैसे हाथरस के पीड़ित का उदाहरण कोट करना शुरू किया। लखनऊ में जो शिक्षा मित्र धरने पर बैठे थे शिक्षक, उनके ऊपर देशद्रोह लगा दिया गया, उसका उन्होंने संसद में उठाया। रेप पीड़िता का मामला उन्होंने संसद में उठाया कि बच्ची हमारे पास आई, हम उससे मिले, फलाना फलाना, लोगों से कैसे वो मिली। तो सामने वाले सांसद ने हंस दिया, तो प्रियंका गांधी ने कहा कि हंसने की बात नहीं है, गंभीर विषय है। लोगों को ये लग रहा था कि प्रियंका गांधी पहली बार संसद में आई हैं और एक एक उदाहरण कोट कर रही हैं सिंगल पर्सन का, तो इट मीन्स कि इनके पास बहुत कंटेंट है नहीं। ज़मीन पर जहाँ गई उन्होंने कहा कि हमको फलाने मिले, उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा प्रियंका गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के छक्के छुड़ाने शुरू किए। उन्होंने वायनाड से ललितपुर तक, उत्तर प्रदेश तक पकड़ बनाए रखी। उन्होंने ये दिखाया, संभल उठाया। उन्होंने ये दिखाया कि जितनी बात वो वायनाड की करती हैं उतनी ही बात वो उत्तर प्रदेश की करती हैं, जितनी बात वो वायनाड के मुद्दे उठाने में जितना समय खर्च करती हैं उतना ही उत्तर प्रदेश में। तो ये दिखाता है कि वो एक नेशनल लीडर हैं प्रियंका गांधी। बिल्कुल। तो देखिए, प्रियंका गांधी ने जो भाषण दिया उस पूरे भाषण का एनालिसिस आपको भरत जी ने बताया। आखिर में बात सिर्फ इतनी है कि प्रियंका गांधी ने यह भी ध्यान रखा कि युद्ध का नियम है कि वार कमर के नीचे नहीं होते, बिलो द बेल्ट बातें नहीं होती। और प्रियंका गांधी ने यह बता दिया कि वो संतुलित होकर, सहज होकर भी सरकार को घेर सकती हैं और अपने तीखे सवालों से सरकार को घेर सकती हैं। यकीनन आने वाले वक्त में प्रियंका गांधी सत्ता पक्ष के लिए बड़ी चुनौती हैं। आज के संपादकीय में फिलहाल दोस्तों इतना ही। आप लगातार उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए, संपादकीय पर अपनी राय भी देते रहिए और चैनल को अपना प्यार दीजिए। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार।